दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो हमारे YouTube चैनल पर क्लास 12 की बायोलॉजी चल रही थी, जिसमें हम लोगों ने अभी तक क्लास 12 की बायोलॉजी में 1 से लेकर के 7 चैप्टर तक पूरी तरीके से समाप्त कर लिया था। जितने भी आपके लेक्चर होते सभी लेक्चर हमारे YouTube चैनल पर अपलोडेड हैं, साथ ही में सभी के नोट्स भी अपलोडेड हैं। ठीक, अब हमारी बारी है क्लास 12 बायोलॉजी का जो आपका 8वां चैप्टर चल रहा था, उसके अंतर्गत हम लोग ने अभी तक लेक्चर नंबर 4 तक डिस्कस कर लिया था। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 होने वाला है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि लेक्चर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए होने वाला है, लेक्चर नंबर 5। ठीक, और साथ ही में अगर आप लोग चाहते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी के नोट्स प्लस आईएमपी क्वेश्चंस, तो आप लोग हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम कॉस्ट है, जिसके अंतर्गत आप लोग को ये सारी चीज़ें दी जाएंगी। जिसमें सबसे पहले हम लोग देंगे आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी की सभी चैप्टर्स के नोट्स प्लस में उसके आईएमपी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम से पहले। ठीक, तो इसका चार्ज केवल 149 है। तो जिसको भी ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग मुझे मैसेज कर लीजिएगा। बहुत ही मिनिमम कॉस्ट है, इतने मिनिमम कॉस्ट में आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं पर भी नहीं मिलने वाला है। तो आप लोग देख पा रहे हो, इसी प्रकार का नोट्स आपको हर एक चैप्टर का मिलेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के। ठीक, तो चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं, यानी कि लेक्चर नंबर 5 को शुरू करते हैं। तो हमारा जो चैप्टर नंबर 8 होता है क्लास 12 बायोलॉजी का, वो आपका होता है मानव स्वास्थ्य तथा रोग। तो उसके अंतर्गत जो हमारा लेक्चर नंबर 4 था, उसमें हम लोग पढ़ रहे थे जो आपका विषाणु जनित रोग होते हैं, उनके बारे में पढ़ रहे थे। जिसमें आज के जो आपका लेक्चर होने वाला विषाणु जनित रोग को हम लोग इसी लेक्चर में पूरी तरीके से समाप्त करेंगे। 2 आपके रोग बच गए थे, और जितने भी आपके महत्वपूर्ण विषाणु जनित रोग होते हैं उन सभी को मैंने आपको बता दिया है। अगर आप लोग इन सभी को अच्छे तरीके से पढ़ लोगे तो इसी में से एक ना एक आपको बोर्ड एग्जाम में देखने में जरूर मिलेगा। तो आप लोग सभी वीडियोस को अच्छे तरीके से देखें। अगर आपने पीछे वीडियो को नहीं देखा तो उसे भी आप लोग जाकर के देख लेना, तभी आप लोग को सभी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। ठीक, तो आज का जो हमारा विषाणु जनित रोग होने वाला है, वो आपका होने वाला है रेबीज या फिर हाइड्रोफोबिया भी जिसे हम लोग कहते हैं। इंग्लिश में भी हम लोग इसी को यही कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में भी इसे हम लोग रेबीज या फिर हाइड्रोफोबिया कहते हैं। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो रेबीज रोग होता है, इसका रोग जनक कौन होता है, यानी कि इसका रोग उत्पन्न करने वाला विषाणु कौन सा होता है। तो रोग जनक की अगर हम लोग बात करें तो यह रोग जो यानी कि रेबीज जो रोग होता है, वो रेबडो विषाणु द्वारा होता है। और रेबीज जो रोग है, ये रेबीज एक गंभीर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग है। ठीक, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो आपका रेबीज रोग है, ये आपका रेबडो विषाणु द्वारा होता है। तो ये चीज़ सबसे पहले आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा तो सबसे पहले आपसे रोग जनक ही पूछेगा, यानी कि रोग को उत्पन्न करने वाला कारक कौन सा है। तो आप लोग बता देना कि रेबीज रोग को उत्पन्न करने वाला विषाणु रेबडो विषाणु है। ठीक, उसके बाद फिर हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका संक्रमण किस प्रकार से होता है। अगर संक्रमण आपसे पूछेगा तो आप लोग इस प्रकार से बता देना कि इस रोग का संक्रमण प्रायः कुत्ते तथा बंदर के काटने से होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो संक्रमण होता है रेबीज रोग का, इस रोग का संक्रमण कुत्ते तथा बंदर या फिर बिल्ली हम लोग कह सकते हैं, और जो भी जंगली जानवर होते हैं उनके काटने से रेबीज रोग का संक्रमण होता है। ठीक, क्योंकि इन यानी कह सकते हैं कुत्ते तथा बंदर और साथ ही में बिल्ली और जंगली जानवर जो होते हैं, इनकी लार में विषाणु पाया जाता है। कौन सा विषाणु पाया जाता है? रेबडो विषाणु पाया जाता है। और जब ये रेबडो विषाणु वाले लार से हमको काटते हैं, यानी कि रेबडो विषाणु उनके लार में पहले से उपस्थित रहता है, और जब वह जानवर हमको काटते हैं तो उनका जो लार में जो उपस्थित विषाणु होता है रेबडो विषाणु, वो हमारे शरीर के अंदर आ जाता है और रोग उत्पन्न कर देता है, और वह रोग आपका रेबीज रोग कहलाता है। तो यही चीज़ यहाँ पर नीचे लिखी गई है कि इन जानवरों के लार में विषाणु पाया जाता है, रेबीज का जो विषाणु होता है रेबडो विषाणु पाया जाता है, और लार द्वारा ही दूसरे व्यक्ति में संक्रमण होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब हम लोग बात कर लेते हैं, अगर रेबीज रोग किसी व्यक्ति को हो जाता है तो उसमें क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, उसकी बात कर लेते हैं। तो विषाणु के शरीर में प्रवेश करते ही सबसे पहले शरीर में उत्तेजना उत्पन्न होता है। यानी कहने मतलब ये है कि जैसे ही शरीर में आपके विषाणु प्रवेश करेगा तो सबसे पहले शरीर में क्या करेगा, उत्तेजना को उत्पन्न कर देगा, और बाद में मस्तिष्क की कोशिकाओं और मेरुरज्जु को नष्ट कर देता है। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेगा विषाणु, जैसे आपके शरीर में पहुंचेगा तो सबसे पहले आपके शरीर में उत्तेजना को उत्पन्न करेगा, और बाद में मस्तिष्क की कोशिकाएं और मेरुरज्जु को नष्ट कर देगा। ठीक, उसके बाद फिर दूसरा जो लक्षण है इसका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लक्षण है कि सिर में तीव्र दर्द होना, ये इस रोग का सबसे विशेष लक्षण है। शरीर में तीव्र ज्वर होना, यानी कि शरीर बहुत तेजी से गर्म हो जाना, तथा गले एवं छाती की मांसपेशियों में ऐंठन हो जाना। ठीक, तो इससे क्या होता है, जब गले और छाती की मांसपेशियों में ऐंठन होने लगती है तो रोगी जो होता है उसको घबराहट होने लगती है। तो इस प्रकार से आपने इसके लक्षण को देख लिया। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसका रोकथाम किस प्रकार से किया जा सकता है और इसका उपचार किस प्रकार से किया जा सकता है। ठीक, तो रेबीज जो रोग है उसको रोकने के लिए हम लोग कुत्ते या बिल्ली के जो बच्चा होता है उसको हम लोग टीकाकरण करवा सकते हैं। जब उसका हम लोग टीकाकरण करवा देंगे तो उसे काटने से हमको रेबीज रोग नहीं होगा। ठीक, उसका फिर जो दूसरा आपका रोकथाम है और उपचार है कि संक्रमित कुत्ते के काटने पर टीका लगवाना चाहिए,
पहले ये 14 टीके लगते थे, लेकिन परंतु वर्तमान में अगर हम लोग बात करें तो 6 खुराक में ही आपका रेबीज रोग ठीक हो जाता है। ठीक, तो आपको 6 ही टीके लगवाने पड़ते हैं। पहले क्या होता था, पहले 14 टीके लगते थे। तो इस प्रकार से आप लोगों ने रेबीज रोग के बारे में संपूर्ण बातों को अच्छी तरीके से समझ लिया। अगर आप इसे नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, और अगर आप लोग इसे ग्रुप में प्राप्त करना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से मैसेज कर लेना, मैं आपको डेमो नोट्स दे दूंगा, आप लोग देख लेना, समझ में आए तो आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ठीक, अब हम लोग बात कर लेते हैं जो आपका विषाणु जनित रोग होता है उसका सबसे लास्ट जो आपका इंपॉर्टेंट रोग होता है उसकी बात कर लेते हैं, और इसके साथ ही में आपके जो विषाणु जनित रोग होते हैं पूरी तरीके से समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद में आप लोग को विषाणु जनित रोग को नहीं पढ़ना है। जितने मैंने आपको बताया उतने अगर आप लोग सभी पढ़ दोगे तो इसी में से एक ना एक आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। और इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे जीवाणु से होने वाले रोगों के बारे में। ठीक, तो स्वाइन फ्लू आपका विषाणु जनित रोग का सबसे लास्ट कह सकते हैं हेडिंग है। तो इसकी अगर हम लोग बात करें यानी कि जो स्वाइन फ्लू होता है किस रोग के कह सकते हैं किस रोग जनक के कारण होता है, यानी किस विषाणु के द्वारा होता है, इसको हम लोग समझना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे कि यह जो आपका स्वाइन फ्लू होता है यह विषाणु जनित संक्रामक रोग है जो आपका H1N1 विषाणु द्वारा होता है। तो H1N1 क्या होता है इसको आप लोग समझ लीजिए। तो H1 और N1 जो आपका होता है उसे हम लोग कहते हैं, H की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, हीमाग्लूटिन टाइप 1, और N की जगह पर हम लोग लिखेंगे न्यूरामिनिडेज टाइप 1। ठीक, तो इस प्रकार से आपको यह चीज़ ध्यान रखनी है। अगर आप लोग H1N1 लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसमें भी आपके पूरे मार्क्स मिलेंगे, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि इसकी जगह पर फुल फॉर्म से क्या होता है। ठीक, तो आपको इसमें क्या ध्यान रखना है कि जो आपका स्वाइन फ्लू रोग होता है वह विषाणु जनित रोग है जो आपका H1N1 विषाणु द्वारा होता है। संक्रामक मतलब कि संक्रमण किस प्रकार से होता है इसको आप हम लोग देख लेते हैं। तो स्वाइन फ्लू या श्वसन इन्फ्लुएंजा जो आपका होता है श्वसन संबंधित रोग है, यानी श्वास से संबंधित रोग है, और इसका विषाणु जो होता है वो सुअरों के श्वसन तंत्र को संक्रमित करता है। तो इसका विषाणु होगा सबसे पहले क्या होगा, सुअर जो होते हैं उनके श्वसन तंत्र को संक्रमित करेगा, और इसके परिणाम स्वरूप जो सुअर होते हैं उनके में कफ और बलगम बनने लगता है। फिर क्या होगा, यही कफ और बलगम के जो कण होते हैं वो श्वसन के साथ यानी कि वायु के माध्यम से श्वसन के साथ शरीर के अंदर आ जाते हैं मनुष्य के, और रोग उत्पन्न कर देते हैं। स्वाइन फ्लू रोग शरीर में पहुंचा देते हैं, आपके मनुष्य के शरीर में स्वाइन फ्लू रोग पहुंचा देते हैं। अब इसका लक्षण क्या होता है उसे देख लेते हैं। तो जो स्वाइन फ्लू रोग होता है इसके बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लक्षण यही है कि रोगी का जो शरीर होता है वो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर इससे तेज बुखार रहता है। यानी जो रोगी का शरीर होता है उसमें कितना बुखार रहता है, या तो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार रहेगा या फिर इससे भी अधिक बुखार रहता है। शरीर में कपकपी तथा सिर दर्द होने लगता है। शरीर में क्या होता है, कपकपी होती है तथा सिर में दर्द होने लगता है, और भूख में कमी हो जाती है यानी कि भूख कम लगती है। और इस रोग का उद्भवन काल जो होता है लगभग 1 से 4 दिनों तक होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो स्वाइन फ्लू रोग होता है इसका हम लोग रोकथाम किस प्रकार से कर सकते हैं और उसे रोकने के लिए हम लोग क्या उपचार कर सकते हैं। तो स्वाइन फ्लू रोग को रोकने के लिए हम लोग किसका रोकथाम इस प्रकार से कर सकते हैं कि टीकाकरण इस रोग के संक्रमण को रोकने या फिर कम करने का सबसे अच्छा तरीका है। ठीक, तो हम लोग क्या करना है, स्वाइन फ्लू रोग से बचने के लिए टीकाकरण करवाना है, क्योंकि यही आपका सबसे अच्छा तरीका है स्वाइन फ्लू रोग को रोकने के लिए। ठीक, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि स्वाइन फ्लू रोग अगर आपको हो जाए तो उसमें हम लोग उपचार क्या करेंगे उसे आप लोग देख लेते हैं। तो इस रोग के उपचार के लिए 2 औषधियाँ जेनामिविर या फिर हम लोग इसे रेलिंजा कहते हैं तथा ओसेल्टामिविर या फिर हम लोग टेमीफ्लू कह सकते हैं रोगी को दी जाती है। यानी आपको ध्यान रखना है कि इस रोग से जो संक्रमित रोगी होता है उसको 2 औषधियाँ दी जाती हैं। एक होता है आपका जेनामिविर या फिर रेलिंजा तथा दूसरा आपका होता है ओसेल्टामिविर या फिर टेमीफ्लू। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहीं पर हम लोग इस वीडियो को समाप्त करते हैं, क्योंकि आपके जितने भी विषाणु जनित रोग होते हैं पूरी तरीके से समाप्त हो चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विषाणु जनित रोगों को समाप्त करने के बाद जीवाणु जनित रोगों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कर दें लाइक, चैनल को कर दें सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।